स्वागत है साथियों आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। तो साथियों आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी द्वारा दिए गए उनके राजनीतिक विचारों के बारे में। इससे पहले की कड़ी में हमने महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों पर बात की थी, साथ ही हमने महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों पर भी बात की है। अगर आपने महात्मा गांधी के उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों के बारे में बात करेंगे और महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों को विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों बने रहे इस वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों के बारे में। इससे पहले कि हम उनके राजनीतिक विचारों के बारे में जानें, थोड़ा हम समझ लेते हैं कि गांधीवाद क्या है। गांधीवाद को लेकर महात्मा गांधी ने कभी भी अपने विचार जो है समर्थन में नहीं दिए हैं। गांधीवाद की जो परिकल्पना हमारे सामने आती है, महात्मा गांधी हमेशा उससे बचते हुए नजर आते हैं और उन्होंने स्वयं भी कहा है कि मेरे जाने के बाद या मेरे बाद कभी भी मेरे विचारों को जो है वाद की संज्ञा न दी जाए। जैसा मनु के साथ हुआ, मनु के जाने के बाद मनु संहिता का विस्तार किया गया, इस तरह का कोई भी विस्तार मेरे विचारों के साथ ना किया जाए, क्योंकि मेरे विचार काफी मौलिक हैं और प्रयोग में लाने लायक हैं, तो उन्हें वैसा ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन विचारकों ने गांधी के बाद उनके विचारों को संगठित करके उसी को गांधीवाद का नाम दिया और उसी के अंतर्गत हमें महात्मा गांधी के सामाजिक विचार हो, आर्थिक विचार हो, सांस्कृतिक विचार हो, सामाजिक विचार हो या फिर राजनीतिक विचार हो देखने को मिलता है। उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों के बारे में। तो महात्मा गांधी के जब हम राजनीतिक विचारों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला उनका जो विचार हमारे सामने आता है वह उनका विचार है राज्य संबंधी विचार। जब हम महात्मा गांधी के राज्य संबंधी विचारों के बारे में बात करते हैं तो महात्मा गांधी जो है एक दार्शनिक अराजकतावादी विचारक थे। उनके राज्य संबंधी विचार जो है वो पूरी तरह से राज्य अराजकता का प्रभाव देखने को मिलता है। वो जो टॉलस्टॉय से काफी ज्यादा प्रभावित थे, उन्हीं के अंतर्गत उन्होंने अपने राज्य संबंधी विचार जो है उनसे प्रभावित होकर दिए हैं, जो राज्य को एक अराजकता सत्ता मानते हैं और राज्य को एक हिंसा का यंत्र जो है महात्मा गांधी स्वीकार करते हैं। वहीं राज्य संबंधी विचार में जब महात्मा गांधी राज्य के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं कि केंद्रित सत्तावाद एवं बाध्यकारी सत्ता की अवधारणा के वो खिलाफ थे। वो कहते हैं कोई भी केंद्रीय सत्तावाद जो होगी वो पूरी तरह से बाध्यकारी सत्ता का ही काम करेगी और इस सत्ता की इस अवधारणा के वो पूरी तरह से खिलाफ थे और इसका विरोध करते थे। वो कहते थे कि राज्य शोषण संगठित हिंसा का यंत्र है, यानी राज्य जो है शोषण करने के लिए एक संगठित हिंसा का यंत्र के रूप में कार्य करता है, वह है राज्य। वहीं वो आगे कहते हैं कि राज्य जो है अपने कानून दंड की सत्ता पर कार्य करता है और अपने कानूनों को सही तरीके से लागू करने के लिए दंड जैसी पद्धति का अनुसरण करता है और राज्यों के भीतर रह रहे लोगों के ऊपर अपने इस दंड की सत्ता का कार्य निर्धारित करता है। वहीं राज्य जब ऐसे कार्यों को करता है जो पूरी तरह से नैतिक प्रेरणा से लिए गए नहीं है, बल्कि वो नैतिक प्रेरणा नहीं है। वहीं अगर हम देखें तो मनुष्य जो है एक नैतिक प्राणी है और मनुष्य एक नैतिक प्राणी होने के साथ उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो अहिंसात्मक समाज जो हम बनाना चाहते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी, हम ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर सकेंगे। इसीलिए वो राज्य को और राज्य के भीतर केंद्रित सत्तावाद का काफी ज्यादा घोर विरोध करते हैं। वहीं महात्मा गांधी दूसरी बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और कहते हैं राज्य की जो सत्ता
का चरित्र है वो पूरी तरह से शक्ति के विस्तार पर आधारित है। यानी राज्य की जो सत्ता है, उस सत्ता की जो भी शक्ति है और उसका जो चरित्र है वो पूरी तरह से राज्य के विस्तार की ओर कार्य करता है। यानी उसकी शक्तियां जो है राज्य को बढ़ाने की ओर कार्य करती है और उसमें मनुष्य के नैतिक विकास में अवरोध पैदा करती है और मनुष्य के जो नैसर्गिक विकास है उसके लिए भी वो अवरोध पैदा करता है। ऐसी स्थिति में राज्य की सत्ता का जो चरित्र है वो पूरी तरह से शक्ति विस्तार की नीति पर कार्य करता है। उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि वो नैतिक कार्य कर रहा है या अनैतिक कार्य कर रहा है, बल्कि अपनी शक्ति का विस्तार किस तरह से वो कर सके इस पर ज्यादा जोर देता है। वहीं गांधी जी कहते हैं कि राज्य पाशविक बल पर टिकी हुई एक संस्था है। यानी राज्य जो है वो पाशविक बल पर टिकी संस्था है और राज्य अपने उसी संस्था के माध्यम से बल प्रयोग के द्वारा, हिंसा की शक्ति के द्वारा अपने कानूनों को मान्यता दिलवाता है। अगर कोई व्यक्ति राज्य के किसी कानून को नहीं मानता है या राज्य किसी भी स्थान या क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई कार्य करना चाहता है तो अपने इसी पाशविक बल के द्वारा उस संस्था के माध्यम से वो राज्य अपने कार्यों को कर लेता है। साथ ही महात्मा गांधी कहते हैं दल और सत्ता की राजनीति की जगह हमें जो है लोक नीति पर जोर देने की आवश्यकता है। दल और सत्ता की राजनीति जो है वो पूरी तरह से शक्तिशाली राज्य की ओर निरूपित करती है जिसमें मनुष्य की कोई भी भागीदारी नहीं है। और साथ ही जब हम लोक नीति की बात करते हैं तो इस लोक नीति में स्वराज की स्थापना होती है। यानी लोक नीति को जब हम लाएंगे सामने तब इससे जो है स्वराज की स्थापना की जा सकती है, जिसमें व्यक्ति का स्वयं का शासन होगा और इस स्वयं के शासन के द्वारा व्यक्ति उत्तरदायी होगा, आत्मनियंत्रण होगा और स्वशासन कर सकेगा। इसके माध्यम से जो है राज्य का बेहतर विकल्प हम प्रस्तुत कर पाएंगे। हमें जो है दल और सत्ता की राजनीति से दूर होकर लोक नीति की बात को सामने गांधी जी रखते हैं। तो इस तरह से महात्मा गांधी जो है राज्य संबंधी विचार में केंद्रित सत्तावाद का काफी ज्यादा घोर विरोध करते हैं और इसके स्थान पर वह एक आदर्श राज्य की परिकल्पना रखते हैं। जब हम गांधी का आदर्श राज्य की परिकल्पना देखते हैं तो इसमें महात्मा गांधी दो प्रकार के अलग अलग राज्यों की बात करते हैं। एक राज्य जिसको वो पूर्ण आदर्श राज्य मानते हैं, दूसरा राज्य जिसे वो अर्ध आदर्श राज्य मानते हैं। पूर्ण आदर्श राज्य जो है पूरी तरह से राज्य विहीन होगा, जाति विहीन होगा, शोषण विहीन होगा। इसमें सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्य और अपने दायित्वों का बोध होगा और उसी के माध्यम से इस पूर्ण आदर्श राज्य को चलाया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि इस आदर्श राज्य को, इस पूर्ण आदर्श राज्य को जो है लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि समाज में ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो इस आदर्श राज्य की परिकल्पना को खंडित करेंगे। उनको रोकने के लिए हमें दूसरे तरीके का आदर्श राज्य, जिसे वो अर्थ आदर्श राज्य की संज्ञा देते हैं, उसे लाने की जरूरत है, जो पूरी तरह से अहिंसात्मक सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर होगा, जिसके पास सीमित शक्तियां होंगी और असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था होगी, सेना व्यवस्था होगी और उन्हें दंड देने के लिए जेल भी जो है अहिंसात्मक सामाजिक व्यवस्था के पास होगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी अहिंसात्मक सामाजिक व्यवस्था की जो बात है वो सामने रखते हैं और राज्य विहीन समाज की परिकल्पना वो सामने रखते तो हैं, लेकिन वो इस बात को भी निरूपित करते हैं कि समाज में सभी लोग एक जैसे होंगे, ये बात भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो असामाजिक तत्वों का काम करेंगे और समाज में विभेद फैलाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस राज्य विहीन की जगह हमें अहिंसात्मक समाज व्यवस्था लाने पर जोर देना चाहिए। वहीं अपने आदर्श राज्य
राज्य में जिस तीसरी बात करते हैं वो है लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। वो कहते हैं कि इस आदर्श राज्य में जो लोकतांत्रिक सत्ता होगी, यानी जो अहिंसात्मक समाज होगा उसके अंदर जो लोकतांत्रिक सत्ता की व्यवस्था होगी वो पूरी तरह से विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर स्थापित होगी, जिसमें राम राज्य की परिकल्पना को वो आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हर एक व्यक्तियों की जन इच्छाएं पूरी की जा सकेगी एवं उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी अपने आदर्श राज्य की परिकल्पना रखते हैं राज्य संबंधी विचार के विपरीत में। वो कहते हैं इस केंद्रीय सत्तावाद की जगह हमें आदर्श राज्य में अहिंसात्मक समाज की व्यवस्था करनी होगी। इस अहिंसात्मक समाज की जब हम व्यवस्था कर लेंगे तो इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो राज्य की जो पाशविक बल पर टिका है, शक्ति का विस्तार पर टिका हुआ है, केंद्रीय सत्तावाद पर टिका है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी अपने राज्य संबंधी विचार में इन विचारों के माध्यम से अपने विचारों को आगे रखते हैं। आइए उनके अगले विचारों की ओर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत जो दूसरा विचार देखने को मिलता है, उस दूसरे विचार के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचार हमारे सामने आते हैं। जो सरकार संबंधी विचार महात्मा गांधी ने दिए हैं उसके संदर्भ में आते हैं कि महात्मा गांधी ने सरकार की जो व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था चलाने के जो नियम थे, जिस तरह से शासन व्यवस्था चलती है, सरकार किस तरह से अपने कार्यों को करता है, उस संदर्भ में महात्मा गांधी ने अपने विचारों को सरकार संबंधी विचार के अंतर्गत प्रतिपादित किया है। सरकार संबंधी विचार में महात्मा गांधी कहते हैं जो पश्चिमी लोकतंत्र एवं संसदीय प्रणाली जो है उसके आलोचक हैं, यानी उसके वो खिलाफ अपने मत को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि जो साम्यवाद और लोकतंत्र समाजवाद है और लोक कल्याणकारी जो शासन व्यवस्था है, सोशल वेलफेयर की जो बात करता है, जिसके द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है, ये दोनों प्रकार की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। और इन दोनों ही व्यवस्थाओं का, पश्चिमी लोकतंत्र संसदीय प्रणाली और साम्यवाद लोकतंत्र समाजवाद लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था के महात्मा गांधी आलोचक थे और इसके विरोध में जो है अपने विचारों को प्रतिपादित करते हैं। अपने विचारों के माध्यम से वो कहते हैं कि जो पश्चिम की लोकतंत्र व्यवस्था है वह सच्चा लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि सच्चा लोकतंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य के जो नागरिक हैं वो मतदान तक ही सीमित होकर रह गए हैं, उनका और कोई भागीदारी हमें देखने को नहीं मिलता। वह सभी नागरिक मतदान करते हैं और उस मतदान के माध्यम से वह प्रतिनिधि चुनते हैं, परंतु प्रतिनिधि चुनने के बाद भी राज्य व्यवस्था की निर्णयों में जो सहभागिता मिलनी चाहिए नागरिकों को, वो सहभागिता नागरिकों को नहीं मिलती, बल्कि वो सहभागिता मिलती है इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को। और इन प्रतिनिधियों को इतना भी नहीं पता होता है कि जो जमीनी स्तर की समस्याएं हैं, जो स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, वो समस्याओं को यह प्रतिनिधि दूर नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में नागरिक जो हैं केवल मतदान तक ही सीमित हो जाते हैं। इसके बाद वो बात करते हैं जो राज्य की व्यवस्था है वो पूरी तरह से केंद्रीय व्यवस्था पर आधारित है और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो अन्यायपूर्ण और भेदभाव जैसे नियमों से बंधे होते हैं, क्योंकि उनमें जो है नागरिकों की सहभागिता देखने को नहीं मिलती है। महात्मा गांधी कहते हैं राज्य और राज्य के नागरिकों के बीच काफी ज्यादा दूरी देखने को हमें मिलती है। जहां राज्य एक छोर पर खड़ा होता है वहीं आम नागरिक जो राज्य का नागरिक है वो दूसरे छोर पर खड़ा होता है और इनके बीच में ये काफी ज्यादा जो है स्थान देखने को मिलता है, दोनों के बीच काफी ज्यादा दूरी देखने को मिलती है। और इस दूरी को भरने के लिए महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें सहभागी संस्थाएं ही
जो है इस दूरी को भर सकती है। और इस दूरी को भरने के लिए हमें सहभागी संस्थाओं की जरूरत होगी, और इसी सहभागी संस्थाओं को लाने के लिए और राज्य और नागरिकों के बीच जो है इस स्थान को भरने के लिए महात्मा गांधी अपने अहिंसात्मक लोकतंत्र सत्ता का विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, और सरकार संबंधी विचार में अपने इस ओशनिक सर्कल यानी समुद्री लहरों का सिद्धांत की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि राज्य के बीच और नागरिकों के बीच जो है संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। उसके लिए हमें राज्य की सत्ता में विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण जब तक नहीं होगा तब तक राज्य की नागरिकों के जमीनी स्तर तक सत्ता नहीं पहुंच सकेगी। इसके लिए वो और सैनिक सर्कल की बात करते हैं, जिसमें वो केंद्र में ग्राम को रखते हैं। ग्राम के माध्यम से जो है सबसे छोटी इकाई जो है कार्य करेगी। उसके बाद आएगा जिला, और जिला के बाद आएगा प्रांत, और प्रांत के बाद आएगा केंद्र, जिसमें वो बात करते हैं कि ग्राम में जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति जो है राइट टू ड्यूटी अपना समझेगा, यानी उसके जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का अधिकार मानकर वो अपने कार्यों को करेगा। उसके दूसरे स्थान पर अपने परिवार को बेहतर करेगा। उसके बाद परिवार जब बेहतर होगा तो समाज बेहतर होगा, समाज के बेहतर होने से राज्य बेहतर होगा, और राज्य जब बेहतर हो जाएगा तो नेशन भी बेहतर हो जाएगा। और इस तरह से उन्होंने जो है इस संज्ञा को परिलक्षित करने का प्रयास किया है, और कहा है कि जो भी सत्ता है वो ग्राम से शुरू होकर जिला से होते हुए प्रांत तक आगे बढ़ते हुए केंद्र तक पहुंचेगी। और सत्ता का जो प्रभाव होगा, जो सत्ता जाएगी, वो सत्ता जो है नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। यानी पहले जो सत्ता थी वो केंद्र से व्यक्ति तक पहुंचती थी। महात्मा गांधी कहते हैं कि अब व्यक्ति से सत्ता केंद्र तक पहुंचेगी, इसीलिए जो सत्ता है वो नीचे से शुरू होगी, और ग्राम जो है इसकी पहली इकाई मानी जाएगी, और ग्राम के पास वो सभी अधिकार मिले होंगे जिसके द्वारा वो स्थानीय स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग करके शासन व्यवस्था को दुरुस्त कर सकेगा। ग्राम जो है जिला पंचायत का निर्माण करेगा। ग्राम के सदस्य जो हैं जिला पंचायत का निर्माण करेंगे, और जिला पंचायत के माध्यम से समस्याओं को सुलझाया जाएगा। उसके बाद प्रांत का जो है सदस्यों की निर्माण की जाएगी ग्राम और जिला स्तर के पंचायतों के सदस्यों के द्वारा, और फिर इनके द्वारा केंद्र की स्थापना की जाएगी। और इस तरह से शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है हमें देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी ने इसमें 18 वर्ष न्यूनतम मतदान आयु रखी, जिससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस मतदान की श्रृंखला में आ सके और शासन व्यवस्था में अपनी ज्यादा से ज्यादा भूमिका दर्ज कर सके। साथ ही महात्मा गांधी ने पुलिस पंचायत के अधीन रखा है, यानी वो जानते थे कि पंचायत के पास इस तरह के अधिकार होने चाहिए कि वो अपनी समस्याओं को और समाज में फैले हुए असामाजिक तत्वों को दूर करने के लिए पुलिस व्यवस्था का सहारा ले सके। इसीलिए उसे पुलिस को पंचायत के अधीन रखा गया। साथ ही उन्हें पर्याप्त शक्तियां दी जाएगी जिसके माध्यम से शासन व्यवस्था को और सुचारू रूप से किया जा सके, और ये लोग केंद्र के एक एजेंट के रूप में स्थानीय शासन का कार्य करेंगे। इसी को देखते हुए 1957 में बलवंत राय समिति ने जो है इस पर काम किया, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम कार्य शुरू किया गया, और राजस्थान के नागौर प्रांत में इस पंचायती शासन व्यवस्था का सबसे प्रथम शुरुआत किया गया, जिसके माध्यम से और भी अलग अलग जगहों अलग अलग राज्यों में बाद में इसे स्थापित किया गया ताकि स्थानीय शासन व्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। ये हमारे गांधी जी द्वारा दिए गए उनके विकेंद्रीकरण का सिद्धांत ही था, जो बाद में आगे चलकर 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया। तो इस तरह से हमने महात्मा गांधी द्वारा दिए गए सरकार संबंधी विचारों के बारे में जाना। आइए उनके अगले विचार की ओर बढ़ते हैं।
महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों में जो तीसरा विचार हमारे सामने आता है, उस विचार को महात्मा गांधी ने स्वराज के अर्थ एवं आयामों के बारे में बताया है। अपने राजनीतिक विचारों में जो तीसरा विचार सामने रखते हैं महात्मा गांधी, वो कहते हैं स्वराज के अर्थ और आयामों को किस तरह से हम समझ सकते हैं। महात्मा गांधी का स्वराज जो है वो आध्यात्मिक अनुशासन लिए हुए है, साथ ही वो विवेकपूर्ण है और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर कार्य करता है। महात्मा गांधी स्वराज के अर्थ को समझाते हुए कहते हैं कि स्वराज जो है वो सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सेवा, सहकारी गुण इसमें होनी चाहिए और इसके माध्यम से ही हम जो है स्वराज की परिकल्पना कर सकते हैं। साथ ही ये स्वराज दंड की भय की ओर से कार्य नहीं करेगा। सहकारी गुण तो होने ही चाहिए, साथ ही ना कि इसमें दंड का भय हो। ऐसे दंड के भय को हम स्वराज नहीं कह सकते। इस अर्थों में जो है महात्मा गांधी स्वराज को परिलक्षित करते हैं। वो कहते हैं कि स्वराज जो है वो पूरी तरह से सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सेवा, सहकारी गुणों के आधार पर होना चाहिए, ना कि भय के आधार पर। साथ ही महात्मा गांधी स्वराज के आयामों पर भी बात करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज में हमें इनके आयामों को देखने को मिलता है, जहां इस किताब के माध्यम से ये 5 आयामों की बात करते हैं। सबसे पहला आयाम होता है राजनीतिक मुक्ति। राजनीतिक मुक्ति के लिए स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता के लिए ये अंग्रेजों से मुक्ति की बात करते हैं, जिसमें स्वतंत्र राष्ट्र का होना बहुत जरूरी है। साथ ही जो दूसरा आयाम जिस पर ये बात करते हैं वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं, जिसमें इनके स्वराज में नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता भी दी जाएगी, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पहले सुनिश्चित की जाएगी, उसके बाद विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी भी व्यक्तियों को दी जाएगी। इसी को देखते हुए भारतीय संविधान में व्यक्ति के सांघिक विकास के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है नागरिकों के अधिकारों से नागरिक की जो स्वतंत्रता है उसे सुरक्षित किया गया है। साथ ही महात्मा गांधी जिस तीसरे आयाम के बारे में बात करते हैं वो है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य है रोजगार में स्वावलंबी होना, यानी स्वरोजगार व्यक्तियों के पास होना चाहिए, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। साथ ही चौथा आयाम जिस पर वो बात करते हैं अपनी पुस्तक में वो है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। सांस्कृतिक स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य है कि व्यक्ति को भारतीय मूल्यों के आधार पर ही अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि यूरोप का भोगवादी होना चाहिए। यूरोप की संस्कृति को अपनाने के बाद भारत की संस्कृति लुप्त हो जाएगी और व्यक्तियों का पतन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात भी करनी चाहिए और यूरोप का भोगवादी बनने से बचना चाहिए। साथ ही जिस पांचवें और अंतिम आयाम के बारे में अपनी बात करते हैं वो है अनुशासन, यानी स्वराज की कसौटी जो है वो पूरी तरह से अनुशासन पर ही निर्भर करेगी और ये अनुशासन आध्यात्मिक साधना और व्यक्ति के भारतीय परंपरा के अनुसार ही होने चाहिए, तभी व्यक्ति सच्चा स्वराज जो है प्राप्त कर सकेगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी अपने स्वराज के अर्थ को समझाते हैं और आयामों पर बात करते हैं। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक विचार में जिस चौथे विचार के बारे में बात करते हैं वो है सत्य एवं अहिंसा संबंधी उनके विचार। महात्मा गांधी एक अहिंसावादी विचारक थे और उन्होंने अहिंसा को लेकर अपने विचार को काफी आगे बढ़ाया। हर एक कार्यों में वो अहिंसा का सहारा लेते थे। उनके अहिंसावादी होने का इसी बात से पता लगाया जा सकता है। वो कहते थे जब कोई व्यक्ति तुम्हारे एक गाल पे चाटा मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। ये उनकी अहिंसावादी नीतियों का अनुसरण करते हुए जो है उन्होंने अहिंसा संबंधी विचारों को आगे रखा। सत्य के संदर्भ में महात्मा गांधी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार से संबंधित ही ये जो सत्य है, व्यक्ति को हमेशा सत्यवादी होना चाहिए।
और सत्य बोलना चाहिए। इसके अनुसार ही व्यक्ति जो है ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। वहीं जब वो अपने अहिंसा संबंधी विचारों को आगे बढ़ाते हैं तो कहते हैं कि अहिंसा जो है दो प्रकार से हमारे सामने आती है। एक नकारात्मक अहिंसा जो संकीर्णवाद की तरफ इशारा करती है, वहीं दूसरी जो है सकारात्मक अहिंसा जो व्यापक रूप से आगे आती है। नकारात्मक अहिंसा से उनका तात्पर्य है कि व्यक्ति का ये सोचना कि हम किसी के साथ हिंसा नहीं कर रहे तो हम अहिंसक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति स्वार्थ, क्रोध और किसी के साथ घृणा नहीं करता है तो यह एक प्रकार की नकारात्मक अहिंसा हो सकती है। लेकिन सकारात्मक अहिंसा से उनका तात्पर्य उनके 3 स्वरूपों से है, जिसमें व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा यानी मन वचन क्रम से ना तो वो किसी के बारे में बुरा सोच सकता है, ना किसी के बारे में बुरा बोलेगा और ना ही ऐसे कार्य को करेगा जिससे किसी व्यक्ति का अहित हो सके। तो इन 3 स्वरूपों के माध्यम से महात्मा गांधी ने अहिंसा के सकारात्मक पक्षों को सामने रखा, जिसके माध्यम से व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा के माध्यम से व्यक्ति अहिंसा का अनुसरण करेगा। कई जगह बात ये सामने आती है कि कोई व्यक्ति अहिंसावादी है तो उसे कायर मान लिया जाता है। महात्मा गांधी इस पर भी अपने विचार देते हैं और कहते हैं कि अहिंसा कायरता नहीं है, बल्कि यह निर्भय वीरों का हथियार है। जो वीर निर्भय है उसका ये हथियार है और इस अहिंसा के माध्यम से उसमें अपार शक्ति का स्रोत होता है और परम साहसी व्यक्ति आत्मबल के बल से जीवन पद्धति का अनुसरण करता है। और यह केवल आचरण के माध्यम से अहिंसा नहीं है, बल्कि सामाजिक विकास, सभ्यता का विकास एवं सामाजिक जीवन का आधार ही जो है अहिंसा पर टिका हुआ है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अहिंसा के अभाव में अपना पारिवारिक जीवन संभव नहीं कर सकता। इसीलिए यह कायरता नहीं है, बल्कि यह एक निर्भय वीरों का हथियार है, जिससे व्यक्ति अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के हर एक पहलू में इस अहिंसा का आधार बनाकर अपने विकास को आगे बढ़ाता है। वहीं महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसा जो है इसका आधार प्रेम पर टिका हुआ है, यानी अहिंसा जो है वो प्रेम से संदर्भित है, व्यक्ति से प्रेम करता है, जबकि हिंसा का आधार जो है वो घृणा और विषेद से जुड़ा हुआ है। अहिंसावादी जो व्यक्ति होगा वो कभी भी अपने शत्रु से जो है बैर नहीं रखेगा, बल्कि शत्रु की बुराई से बैर रखेगा और उस बुराई को खत्म करने के लिए शत्रु से प्रेम करेगा और उसके साथ घृणा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका शत्रु बुरा नहीं है, उसके शत्रु के भीतर जो बुराइयां हैं वो बुरी हैं, तो उसको दूर करने के लिए वो प्रयास करेगा और अहिंसा के माध्यम से जो है उसे प्रेम के रास्ते से उसके हृदय को परिवर्तित करेगा और उसके माध्यम से अहिंसावादी होकर सिद्ध करेगा। साथ ही महात्मा गांधी इस अहिंसा के सिद्धांत को और पुष्ट करने के लिए अहिंसा का ऐतिहासिक दर्शन भी प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी मानव जाति का विकास संभव हुआ है वो पूरी तरह से अहिंसा का विकास ही माना जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अगर हिंसात्मक होता तो जो व्यक्ति का सामाजिक जीवन का इतिहास है वो अब तक विनाश हो चुका होता, यानी उनका पतन हो चुका होता। युद्धों के माध्यम से हम केवल विनाश ही देख सकते हैं, लेकिन अहिंसा एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को दोनों ओर से लाभ पहुंचाता है और युद्ध का सहारा लेकर हम विनाश की ओर आगे बढ़ते हैं। जबकि मानव जाति का विकास देखें तो वो अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिखता है, जिसके कारण अहिंसा का भी विकास हमें देखने को मिलता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मांसाहारी व्यक्ति या शाकाहारी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है अहिंसक हो सकता है, चाहे वो मांसाहारी व्यक्ति हो या शाकाहारी व्यक्ति हो, कोई भी अहिंसा का प्रवर्तक हो सकता, कोई भी अहिंसावादी व्यक्ति हो सकता है। साथ ही वो कहते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यापक रूप में जो है अहिंसा फैली हुई है और अहिंसा इन सभी लक्ष्यों को पूरा करती है और इनके माध्यम से जो है व्यक्ति अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को और बेहतर बनाता है। तो इस तरह से महात्मा गांधी अपने अहिंसावादी संबंधी विचार में काफी ज्यादा व्यापकता लिए हुए अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं।
महात्मा गांधी अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत जो अगला विचार प्रस्तुत करते हैं वह उनका विचार हमारे सामने आता है, वह है सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध। महात्मा गांधी राजनीतिक विचारों में सत्याग्रह की भूमिका काफी ज्यादा देखने को मिलती है और इसके माध्यम से वो अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं। महात्मा गांधी का सत्याग्रह जो देखा जाए तो वह एक प्रयोग के तौर पर उन्होंने शुरू में इसे अपनाया और ये सफल रहा। उसके बाद इस सत्याग्रह को उन्होंने एक विचार के रूप में आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी ने इसे विभिन्न प्रयोगों में प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने इसे दक्षिण अफ्रीका में जो है प्रयोग किया था, जहां पर उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध को ज्यादा महत्व दिया था। निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह से ज्यादा मिलता जुलता ही नजर आता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सत्याग्रह जहां आध्यात्मिक दर्शन के आधार पर इसमें चीजें शामिल है, वहीं निष्क्रिय प्रतिरोध में हमें वो दार्शनिक आध्यात्मिकता नहीं मिलती है और ये कहीं हद तक जो है निष्क्रिय प्रतिरोध नकारात्मकता लिए हुए नजर आता है। लेकिन सत्याग्रह नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करता है। तो महात्मा गांधी ने इसे दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका प्रयोग किया और वहां पर अश्वेत लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया और इसके माध्यम से उन्होंने उनको अधिकार दिलवाया भी। साथ ही इन्होंने भारत में इसका सबसे प्रथम जो प्रयास किया वो है चंपारण के किसानों के साथ। चंपारण के किसानों ने जो है सत्याग्रह किया और उन्हें भी सफलता मिली। इसके बाद सत्याग्रह को अलग अलग जगहों पर महात्मा गांधी ने अपनाया है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के संदर्भ में कहा कि यह सत्य का सर्वोच्च आधार है, यानी हम किसी से सत्य के लिए आग्रह करते हैं और सत्य के लिए तपस्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को हृदय परिवर्तन करवाते हैं और लोगों को ये बात समझ में आती है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। इस तरह से लोग जो है सही मार्ग पर आते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के उपयोग के बारे में भी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग व्यक्तिगत अन्याय को दूर करने के लिए भी व्यक्ति कर सकता है और सामूहिक अन्याय को भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग दोनों ही अर्थों में, अगर व्यक्ति स्वयं ही करना चाहे तो कर सकता है और सामूहिक रूप में कुछ लोग मिलकर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सत्याग्रह करने के लिए व्यक्ति को मन वचन कर्म से जो है शुद्ध होना चाहिए, यानी उसे झूठ छल कपट से दूर होना चाहिए। जब व्यक्ति मन वचन कर्म से जो है सत्य की राह पर चलेगा और सत्य की राह के द्वारा वह सत्याग्रह करेगा तो सत्याग्रह ज्यादा सफल होगा। महात्मा गांधी कहते हैं सत्याग्रह दो धारी तलवार है। सत्याग्रह दो धारी तलवार इसलिए है क्योंकि यह उस व्यक्ति के लिए भी भलाई का काम करता है जिसके खिलाफ सत्याग्रह किया जा रहा है, और उसके लिए भी बेहतर का कार्य करता है जो सत्याग्रह कर रहा होता है। यानी जिसके खिलाफ है और जो कर रहा है, दोनों ही व्यक्तियों के लिए सत्याग्रह किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता और दोनों के लिए ये बेहतर होता है। और इस सत्याग्रह के द्वारा शत्रु का या शासन में जिसके खिलाफ जो सत्याग्रह किया जा रहा है उसका हृदय जीता जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्याग्रह के विभिन्न स्वरूप हम देख सकते हैं। ये व्यक्तिगत स्वरूप के रूप में व्यक्ति जो है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये सत्याग्रह करता है, और सामूहिक सत्याग्रह के रूप में व्यक्ति समाज के सार्वजनिक मुद्दों को उठाकर समाज के सार्वजनिक मुद्दों को दूर करने के लिए सामूहिक सत्याग्रह करता है। इसके उदाहरण में हम अन्ना हजारे का जो है आम आदमी पार्टी के संबंध में, जब उन्होंने राजनीतिक सत्ता को एक लोकपाल बिल पास करवाने के लिए सामूहिक रूप से जो है अनशन किया था। वहीं महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के संदर्भ में सत्याग्रह के स्वरूपों के बारे में भी बात की है। सत्याग्रह के हम 7 स्वरूपों के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी ने 7 अलग अलग स्वरूपों के बारे में बात की है, जिसके माध्यम से सत्याग्रह को अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है। सबसे पहला जो सत्याग्रह है वो है असहयोग, यानी शासन व्यवस्था के साथ आप असहयोग की नीति अपना सकते हैं। किसी समाज के साथ, किसी संस्था के साथ या किसी व्यक्ति के साथ असहयोग कर भी सत्याग्रह को प्रदर्शित कर सकते हैं, और वो अंत में वो व्यक्ति, वो संस्था आपसे जरूर पूछेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
दूसरा उपाय उन्होंने बताया, जो दूसरा स्वरूप है उनके सत्याग्रह संबंध में, वो है उपवास या अनशन। अनशन के माध्यम से ही अन्ना हजारे ने जो है यह आंदोलन किया था। और उपवास और अनशन जो है इसका दूसरा स्वरूप है। इसमें मुख्य रूप से स्वयं की आत्मशुद्धि एवं अत्याचारी शासन का हृदय परिवर्तन करवाया जाता है और इसके माध्यम से जो है शासन को बेहतर किया जाता है। तीसरा स्वरूप है सत्याग्रह का, वो है हड़ताल। हड़ताल के माध्यम से शासन और जनता का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, यानी अपनी ओर ध्यान जो है खींचा जाता है, जिसके माध्यम से सत्याग्रह को और आगे बढ़ाया जा सके। चौथा स्वरूप है धरना या प्रदर्शन। धरना या प्रदर्शन में भी शासन या जनता का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। आप लोग आए दिन देखते होंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। ये धरना प्रदर्शन सत्याग्रह का ही एक स्वरूप है, जिसके माध्यम से जनता और शासन के बीच जो है उनके ध्यान को खींचना है और वहां पर अपनी बातों को रखना होता है। सत्याग्रह का पांचवा स्वरूप है, वो है बहिष्कार। बहिष्कार सत्याग्रह का प्रबल अस्त्र माना जाता है और ये उत्पादन या वस्तु का बहिष्कार किया जाता है या संस्थाओं का बहिष्कार किया जाता है। इसके अंतर्गत बहिष्कार को जो है पांचवा स्वरूप माना जाता है। इस सत्याग्रह का जो छठा स्वरूप है वो है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा एक प्रखर स्वरूप जो है सत्याग्रह का माना जाता है, जिसमें कानून विशेष या संपूर्ण शासन व्यवस्था की विनय पूर्वक जो है अवज्ञा की जाती है और विनय पूर्वक अवज्ञा के बाद जो सजा होती है उसे भी भोग लिया जाता है आसानी से, किसी प्रकार के विरोध के द्वारा। इसी को सविनय अवज्ञा कहा जाता है। इसका जो अंतिम स्वरूप सत्याग्रह का देखा जाता है और सातवां स्वरूप जो कहलाता है वो है हिजरत। महात्मा गांधी कहते हैं, जब व्यक्ति के किसी भी अधिकार का हनन हो रहा हो और उसे उस स्थान पर उचित स्थान ना मिल रहा हो तो ऐसे समय में व्यक्ति को हिजरत सत्याग्रह का सहारा लेना चाहिए और स्वेच्छा से वो स्थान को छोड़ देना चाहिए जहां पर उसे सम्मान नहीं दिया जा रहा हो। इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने 1928 में बारबोली लिम्बनी जूनागढ़ में और 1935 के कविता में हरिजनों से कहा कि तुम्हें यह स्थान छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हें यहाँ उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह से महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का संबंधित विचार है वो हमारे सामने इस तरह से आता है। आइए महात्मा गांधी के अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों में सत्याग्रह संबंधी विचार के बाद जो उनका अगला छठा विचार हमारे सामने आता है वह है साधन और साध्य की जो बात करते हैं। वो कहते हैं कि साध्य और साधन की पवित्रता पर वो जोर देते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि साध्य जितना पवित्र होगा साधन भी उतना ही पवित्र होगा। वो मैकियावेली के विपरीत है। मैकियावेली कहता है कि किसी भी तरीके के साध्य के द्वारा हम साधन की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि मैकियावेली जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, बल्कि हमें साध्य और साधन की पवित्रता पर जोर देने की जरूरत है और यह नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। साध्य एवं साधन दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। पवित्र कार्यों का फल जो है अच्छा होता है, यानी हम अच्छे साध्य का प्रयोग करते हैं तो उसके साधन भी अच्छे होते हैं। अगर हम बुरे साध्य का प्रयोग करते हैं तो उसका साधन भी जो हमें मिलेगा वो बुरा ही मिलेगा। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम बबूल का पेड़ उगाते हैं तो हमें आम खाने को नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें आम के बीज को ही लगाना पड़ेगा, तभी वो आम का बीज जो है एक पेड़ के रूप में परिवर्तित होकर हमें आम दे सकेगा। एक बबूल का पेड़ आम नहीं दे सकता। उसी तरह वो कहते हैं कि साध्य और साधन की पवित्रता से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। व्यक्ति अगर साध्य पवित्र रखेगा तो उसके साधन भी अच्छे कर्म के द्वारा जो है पवित्र कर्मों के द्वारा उसे अच्छे फल देंगे। साथ ही महात्मा गांधी अपने अगले सातवें विचार में बात करते हैं श्रम की अनिवार्यता।
महात्मा गांधी श्रम की अनिवार्यता पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति को श्रम करते रहना चाहिए। व्यक्ति के हरेक समाज के हरेक व्यक्ति को जो है श्रम करना चाहिए। वो श्रम इसलिए करे क्योंकि भोजन के लिए तो कम से कम वो श्रम करे ही। खुद के भोजन के लिए जब वो श्रम करेगा तो उसे श्रम के एहसास हो सकेगा कि ये भोजन जो मिल रहा है वो कितनी मेहनत के बाद उसे मिल रहा है। महात्मा गांधी श्रम को दो भागों में बांटते हैं। श्रम शारीरिक श्रम के रूप में हो सकता है या मानसिक श्रम के रूप में हो सकता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शारीरिक श्रम करने के बाद व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में शारीरिक श्रम को भी शामिल करना चाहिए, जिससे व्यक्ति क्या है अपने को स्वस्थ रख सकेगा और श्रम की अनिवार्यता को आगे बढ़ा सकेगा और शारीरिक श्रम करने से उसे जो है और ज्यादा बल मिलेगा और वो श्रम की शक्ति को पहचान सकेगा। वहीं महात्मा गांधी अपने अगले 8वें विचार में जो राजनीतिक विचार के अंतर्गत बात करते हैं वो है साम्राज्यवाद का विरोध। महात्मा गांधी साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी थे। वो साम्राज्यवाद को पनपने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता के समय उनकी भागीदारी काफी ज्यादा प्रमुखता से देखी जा सकती है, जब वो अंग्रेजों के खिलाफ तरह के आंदोलनों में भाग लेते थे और उनका नेतृत्व भी करते थे। महात्मा गांधी साम्राज्यवादी अवधारणा को एक अनैतिक तत्व मानते थे। वो कहते थे कि इस अनैतिक अवधारणा के द्वारा जो साम्राज्यवादी राज्य है उसका जो नैतिक चरित्र है वो भ्रष्ट हो गया है और इस नैतिक चरित्र के भ्रष्ट हो जाने से वो अनैतिक कार्यों को कर रहा है। महात्मा गांधी ने यहाँ तिलक का समर्थन किया है, जहाँ तिलक ये कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसे जो है महात्मा गांधी ने अपना समर्थन दिया है। कहा है कि जो तिलक कह रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य है और हमें साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीतियों का जो है आलोचना करनी चाहिए और इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वहीं महात्मा गांधी अपने अगले 9वें विचार में जो बात करते हैं वो है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। महात्मा गांधी अपने आदर्श राज्य में व्यक्ति की शिक्षा के लिए काफी ज्यादा चिंतित है। वो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को ज्यादा आगे बढ़ाने के पक्ष में है। वो कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति का नैतिक और चारित्रिक विकास संभव हो सकता है। अगर व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं होगी तो वो अपना नैतिक और अपने चरित्र का विकास नहीं कर सकेगा। महात्मा गांधी कहते हैं कि उनके आदर्श राज्य में व्यक्तियों को उनके आदर्श राज्य में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और गांधी कहते हैं जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा के आधार पर किया जाना चाहिए और उसी के आधार पर जो है शिक्षा को दिया जाना चाहिए, जिससे जो शिक्षा है वो बच्चे आसानी से समझ सकेंगे अपनी मातृभाषा में। महात्मा गांधी शिक्षा के संदर्भ में हस्तकला की शिक्षा को भी प्रोत्साहन देने के काफी ज्यादा पक्षधर हैं। वर्तमान समय में हम देखें तो काफी ज्यादा स्किल की बात की जाती है वर्तमान समय में कि हमें कुछ स्किल्स भी आनी चाहिए। इसी स्किल्स को जो है महात्मा गांधी उस समय हस्तकला के रूप में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इस स्किल के माध्यम से जो है व्यक्ति रोजगार परक हो सकेगा। वहीं महात्मा गांधी कुटीर उद्योग की शिक्षा के बारे में भी बात करते हैं, जिससे व्यक्ति क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकेगा, यानी स्वरोजगार। आजकल जो है काफी ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप और काफी ज्यादा जो स्टार्टअप की बात की जाती है कि हम अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, वो महात्मा गांधी उस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि कुटीर उद्योग की शिक्षा से जो व्यक्ति है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा, यानी स्वरोजगार हो जाएगा, स्वावलंबी हो जाएगा। इस तरह से महात्मा गांधी ने अपने शिक्षा संबंधी विचार में जो है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को रखा है। इसी को देखते हुए भारतीय संविधान में शिक्षा के कई बेहतर नियम जो है बनाए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में अगर हम देखें तो सभी 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा जो है पूरी तरह से मुफ्त दी जाती है। वहीं शिक्षा के संदर्भ में भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में भी शिक्षा को जो है काफी ज्यादा तरजीह दी जाती है, उसका महत्व दिया जाता है। महात्मा गांधी के विचार को इस तरह से हम भारतीय संविधान में देख सकते हैं।
तो महात्मा गांधी के इस तरह के राजनीतिक विचारों में हमने जो है साध्य और साधन, श्रम की अनिवार्यता, साम्राज्यवाद का विरोध और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर बात की। आइए उनके अगले विचारों की ओर बढ़ते हैं और उनके अगले विचारों को देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों पर आगे बढ़ते हुए हम जो है महात्मा गांधी के अगले विचार उनके सर्वोदयी समाजवाद के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक विचारों में अपने अगले विचार में सर्वोदय समाज संबंधी गांधी के विचार यानी सर्वोदय समाज को लेकर गांधी के क्या विचार थे। गांधी जो है सर्वोदय समाजवाद की स्थापना करने के पक्ष में अपने विचारों को रखते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं पश्चिमी उपयोगितावाद का विरोध। वो कहते हैं कि जो पश्चिमी का उपयोगितावाद का समाज है, जो उपयोगितावाद के सिद्धांतों की बात करता है, जिसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के बारे में उपयोगितावाद का सिद्धांत निर्भर करता है, वहीं महात्मा गांधी कहते हैं कि जो सर्वोदय का समाज होगा वह पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति में निहित होगा और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ही सर्वोदय समाज की हम परिकल्पना करेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये बात सामने आती है सर्वे भवन्ति सुखिन, यानी सभी लोगों का कल्याण ही एक तरह से सर्वोदय समाज की परिकल्पना है, जो भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। वहीं जब हम पश्चिमी उपयोगितावाद की बात देखते हैं तो ये अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख की बात करता है। गांधी जी इस पश्चिमी उपयोगितावाद का विरोध करते हैं और इसके विपरीत में वो भारतीय संस्कृति को लेकर आने के पक्ष में नजर आते हैं। वो कहते हैं उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो 51% के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें 51% अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है, लेकिन 49% जो लोग अधिकतम से कम है उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ अनैतिक होता है, अवमानित होता है और उपहासास्पद तरीके से उनके साथ जो है शोषण किया जाता है। इसलिए हमें जो है भारतीय संस्कृति के अनुसार ही कार्यों को करना चाहिए। अगर हम गांधी का सर्वोदय देखें कि गांधी के अनुसार कैसा सर्वोदय गांधी स्थापित करना चाहते थे, तो सबसे पहले गांधी अपने सर्वोदय में वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें ना तो कोई वर्ग होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई जाति होगी, यानी वो जाति विहीन होगा, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। साथ ही वो ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जो अहिंसा पर आधारित हो, यानी किसी भी लोग के साथ किसी भी तरीके का उस समाज में जो है हिंसा की गतिविधि शामिल ना हो। ऐसे सर्वोदय समाज जो है वो अहिंसा के रूप में सामने आएगा। साथ ही वहां पर प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए बेहतर साधन और अवसर दिए जाएंगे, जिससे जो है व्यक्ति अपना जो है विकास कर सके, और वो विकास के लिए साधन और अवसर की सुगमता को लिए भी काफी ज्यादा प्रतिबद्ध नजर आते हैं। वहीं महात्मा गांधी के सर्वोदयी समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए बेहतर साधन और अवसर जो है व्यक्ति को दिए जाएंगे, जिससे व्यक्ति जो है अपना विकास भली भांति रूप से कर सकेगा। वहीं सर्वोदय समाज में गांधी जी जो है 3 नीतिहार्थ बातों को सामने रखते हैं। पहले बात में वो बात करते हैं कि सभी के हित में अपना हित है, यानी सभी लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं, और सभी लोग दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं, यानी सभी के हित में अपना हित की वो बात करते हैं। दूसरा जो पक्ष रखते हैं वो है सभी को आजीविका का अधिकार है, यानी सभी लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए रोजगार की जरूरत है और सभी के पास आजीविका होनी चाहिए, और आजीविका अधिकार जो है सर्वोदयी समाज देगा। साथ ही कार्यों का समान महत्व भी हमें देना जरूरी है, यानी अगर कोई डॉक्टर है और कोई मोची का काम करता है तो मोची के काम को भी हमें उतनी ही महत्ता देनी होगी जितनी एक डॉक्टर के काम को हम महत्ता देते हैं, यानी कार्यों का जो समान महत्व है उस पर उन्होंने बल दिया है। साथ ही महात्मा गांधी ने जिस तीसरे नीतिहार्थ की बात की है सर्वोदयी समाज में, वो है श्रम से जुड़े जीवन का प्रतिपादन,
यानी श्रम से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उनका प्रतिपादन करना होगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम जरूरी होगा। अभी हमने पीछे वीडियो में बात की कि किस तरह से श्रम की अनिवार्यता पर उन्होंने जोर दिया। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने अपने सर्वोदयी समाज में इन मुख्य बिंदुओं के द्वारा एक सर्वोदय समाज की स्थापना करने का प्रयास भी किया है। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार में अगले विचार की ओर बढ़ें तो महात्मा गांधी अपने 11वें विचार में हमारे सामने रखते हैं अपने गांधी का राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद कैसा था। महात्मा गांधी राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद को समान रूप से समानवेशी मानते हैं, यानी वो दोनों को एक समान मानते हैं। और महात्मा गांधी जो है वो आधुनिक राष्ट्रवाद से काफी ज्यादा प्रभावित थे और अंतरराष्ट्रवाद के पक्षधर व्यक्ति थे। साथ ही वो उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे, यानी वो उग्र राष्ट्रवाद नहीं थे और वह एक ऐसे राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हैं जिसमें सभी की भागीदारी, सभी राष्ट्रों की अहिंसा के आधार पर स्थापित हो। जब हम गांधी का राष्ट्रवाद देखते हैं कि गांधी का राष्ट्रवाद कैसा था, तो गांधी का जो राष्ट्रवाद है वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक भावनाओं से परिपूर्ण था, क्योंकि गांधी नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। अहिंसावादी होने के नाते उन्होंने आध्यात्मिक भावनाओं के तहत जो है राष्ट्रवाद की परिकल्पना करने का प्रयास किया है। साथ ही उनका राष्ट्रवाद नैतिक मान्यताओं को साथ लेकर चलने वाला है, जिसमें सह अस्तित्व की भावना होगी, व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ सकेंगे और उनका राष्ट्रवाद अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित होगा। साथ ही राष्ट्रवाद में किसी भी तरीके का धार्मिक या जातीय जो हमें संघर्ष देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि धार्मिक और जातीय सहिष्णु होंगे। और साथ ही गांधी का राष्ट्रवाद विश्व बंधुत्व की बात करेगा। तो इस तरह से गांधी ने अपने राष्ट्रवाद को काफी व्यापक स्तर में पहुंचाने का प्रयास किया। जब हम गांधी के अंतरराष्ट्रवाद संबंधी विचारों को देखते हैं तो जहां महात्मा गांधी प्रेम अहिंसा के पक्षधर थे, वहीं उन्होंने बंधुत्व के बारे में भी बात की है। प्रेम अहिंसा और बंधुत्व के द्वारा हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और वो अंतरराष्ट्रवाद के बहुत ज्यादा पक्षधर थे, क्योंकि अंतरराष्ट्रवाद के द्वारा विभिन्न राष्ट्रों से विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क साधा जा सकता है। और महात्मा गांधी का अंतरराष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति के अनुरूप था, यानी वसुधैव कुटुंबकम की वो बात करते थे, जिसमें एक राष्ट्र, एक परिवार और एक भूमि, वन नेशन वन फैमिली और वन अर्थ, जो आजकल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पर बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की। उसी तरह महात्मा गांधी ने अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत में अपने जो है इस भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो है बात रखी है। साथ ही गांधी का जो अंतरराष्ट्रवाद है वो सत्य और अहिंसा के आधारभूत तथ्यों पर टिका हुआ है, यानी सत्य और अहिंसा के द्वारा हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग को स्थापित करेगा, जिसके माध्यम से वो राष्ट्रों में अपने संबंधों को और मधुरता लाएगा। इस तरह से महात्मा गांधी ने अपने राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद संबंधों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि किस तरह से हम प्रेम अहिंसा और सत्य की जो बंधुत्व भावना है उसके द्वारा समाज का बेहतर निर्माण कर सकेंगे। वहीं महात्मा गांधी अपने अगले और अंतिम विचार में धर्म एवं राजनीति के बारे में बात करते हैं। जो उनका अंतिम 12वां विचार हमें राजनीतिक सिद्धांत में देखने को मिलता है वह है धर्म एवं राजनीति को लेकर उनके विचार। महात्मा गांधी धर्म और राजनीति को एक साथ देखने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि वो धर्म और राजनीति को अलग अलग कर देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि धर्म और राजनीति को हम बांट कर नहीं तोल सकते, क्योंकि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए महात्मा गांधी धर्म के जो है दो प्रकारों की बात करते हैं, एक नैतिक धर्म की बात करते हैं और दूसरा जो है संस्थागत धर्म की। नैतिक धर्म एक सामान्य धर्म है जिसमें राजनीति जो है वो सापेक्ष रहती है,
यानी सापेक्ष होती है, यानी राज्य की जो रणनीति होगी वह धर्म के आधार पर कार्य करेगी। वहीं वो दूसरे प्रकार के धर्म की बात करते हैं जो संस्थागत है, और यह विशेष धर्म कहलाता है जो पूरी तरह से निरपेक्ष होगी, यानी राज्य की राजनीति जो होगी वो पूरी तरह से निरपेक्ष होगी। धर्म के संदर्भ में महात्मा गांधी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है कि धर्म के बिना राजनीति विधवा के समान है, यानी धर्म और राजनीति को अगर हम अलग कर दें तो वह किसी भी तरीके से समाज का भला तो नहीं कर सकते। और महात्मा गांधी का यह जो कोट है कि धर्म के बिना राजनीति विधवा के समान है, वो पूरी तरह से नैतिक धर्म के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो सामान्य रूप से राजनीति का सापेक्ष रूप है। महात्मा गांधी धर्म और राजनीति में धार्मिक कट्टरता के पूरी तरह से खिलाफ थे। धार्मिक कट्टरता को वो कहीं पर भी बढ़ावा नहीं देते। वो कहते हैं कि धार्मिक कट्टरता के कारण किसी भी व्यक्ति का मरना एवं जीना दोनों ही तरह से बेकार है, क्योंकि धार्मिक कट्टरता से वह अपने जीवन को बेकार कर रहा है और ऐसे व्यक्ति का मरना और जीना एक समान है और वो पूरी तरह से बेकार है। वहीं महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति धर्म के लिए मरता है तो उसका मरना अच्छा है, क्योंकि वो धार्मिक कट्टरता के द्वारा नहीं मरता। धर्म एक निजी मामला है, ऐसा जो है महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म एक निजी मामला है और इस निजी मामला के कारण राज्य को जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य को जो है धर्म निरपेक्ष रहने की जरूरत है। 22 सितंबर 1946 को महात्मा गांधी अपनी पत्रिका हरिजन में ये बात स्पष्ट करते हैं कि राज्य का धर्म निरपेक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर कोई राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं है तो वह राष्ट्र पूरी तरह से अपने विकास को आगे नहीं बढ़ा सकेगा, क्योंकि वहां पर हर समय धार्मिक कट्टरता का जो है तांडव मचता रहेगा और वहां पर विभिन्न प्रकार की लड़ाइयां आपसी फूट बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में राज्य को जो है हमेशा धर्म निरपेक्ष होने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म निरपेक्ष अगर राज्य नहीं होगा तो राज्य का कार्य जो है वो पूरी तरह से उससे भटक जाएगा, क्योंकि राज्य का कार्य है संचार, स्वास्थ्य और वहां की व्यवस्थाओं को बेहतर करना, ना कि किसी धार्मिक मामले में पड़कर राज्य को व्यक्ति के सुझाए हुए झगड़ों में फंस जाना। राज्य का ये काम बिल्कुल नहीं है और राज्य को धर्म निरपेक्ष होने की जरूरत है। इसीलिए महात्मा गांधी जो है धर्म और राजनीति को एक बेहतर शासन व्यवस्था के अंतर्गत धर्म के अनुसार जो है राज्य करने की बात करते हैं, ना कि धर्म के अनुसार राज्य को चलाने की। वो कहते हैं कि धर्म और राजनीति जरूरी है, लेकिन राज्य को हमेशा तटस्थता की नीति के अनुसार धर्म निरपेक्ष होने की जरूरत है। इसीलिए वो धर्म निरपेक्ष राज्य की बात अपने धर्म एवं राजनीति के संदर्भ में करते हैं। तो इस तरह से हम जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों की श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। तो इस तरह से महात्मा गांधी अपने राजनीतिक विचारों में इन मुख्य बिंदुओं के द्वारा अपने राजनीतिक विचारों को सामने रखते हैं। तो आई होप इस वीडियो में हमने जो है महात्मा गांधी के उन संपूर्ण राजनीतिक विचारों के बारे में बात की, उन सभी विचारों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम ला सकेंगे। तो हमारे इस चैनल को अगर आप नया देख रहे हैं और हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि और भी इस तरह की और वीडियो आए और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आपने अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच, साथ ही कमेंट और लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगली नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।